नमस्कार बच्चों, वेलकम टू लर्न हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 पाठ 12। मैं कर सकता हूँ कि भाषा से अर्थात व्याकरण। प्रश्न है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कुछ याद आया? आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना प्रत्यय। चलो देखते हैं। किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जोड़ देने से एक नया शब्द निकलकर जाता है। जो शब्दांश निकल जाता है, जो शब्दांश जोड़ा जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म प्लस इक धार्मिक, लिख प्लस आवट लिखावट, महान प्लस ता महानता। प्रत्यय जो होते हैं बेटा शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि हम इसे सिंपल शब्दों में ये कहें कि किसी भी शब्द के यदि पीछे कोई शब्द का शब्दांश यानी शब्द का छोटा सा टुकड़ा लगा दें और उससे उसका नया अर्थ निकल जाए, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में हम उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे कि धर्म है, धर्म एक प्रॉपर शब्द है, सही शब्द है, लेकिन यदि हमें इसमें इक लगा देंगे तो धार्मिक बन जाएगा। लिख में आवट लगा देंगे तो लिखावट बन जाएगा। महान में ता लगा देंगे तो महानता बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, जैसे प्रतिभाशाली, भाग्यशाली, बलशाली, शक्तिशाली। अब बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? शाली। शाली का अर्थ होता है से युक्त। प्रतिभाशाली का अर्थ हुआ जो प्रतिभा से युक्त है, अर्थात जिसमें प्रतिभा हो। तो सब बच्चों को आई होप समझ आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं और प्रत्यय से शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और वो शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इंग्लिश में उन्हें सफिक्स बोलते हैं। और अब देखते हैं पाठ में आए अनेक शब्द। अनेक शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को कैसी बना सकते हैं? प्रभावशाली और आकर्षक। जैसे कि हम जो मंदिर में पूजा करते हैं, हम यह शब्द ना बोल के उसे हम बोल दें कि पुजारी। ध्यान से देखो इसको, फोटो को। यस। इसी प्रकार से जो खेती करता है उसे क्या बोलते हैं? किसान। तो अनेक शब्दों के लिए कुछ कुछ शब्द देखते हैं, जैसे जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण। उसी प्रकार से हमारे जो पाठ में आए हुए शब्द हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो देश की सेवा करता है, सैनिक। जो विद्यालय में पढ़ाता है, अध्यापक। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसके पास बहुत धन हो, धनी। जो गाना गाता हो वह गायक। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा करने से भाषा सरल और स्पष्ट होती है। अपनी बात को हम कम शब्दों में कह सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता। अब हम पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास देखेंगे। पाठ में आए में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखो जिसका कोई ना कोई अंग काम करने में सक्षम ना हो, जो सबसे उत्तम हो, जो पहले से न हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, जिसमें बहुत प्रतिभा हो, जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो। तो हम पहले शब्द का क्या अर्थ आएगा?
जिसका कोई न कोई अंग काम करने में सक्षम ना हो, दिव्यांग, जो सबसे उत्तम हो, सर्वोत्तम, जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जिसमें बहुत प्रतिभा हो, प्रतिभाशाली, जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो, विश्व युद्ध। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वार, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का हम कैसे प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों में जो यहाँ पे लिखे हैं उसके स्थान पर किया जाता है। जैसे देखो, गंगा, गंगा तो अंगा आया, चंचल, डंडा, गंदा और कंपन। एक में माँ लगा है आधा, एक में ना लगा है, एक ना लिखा है, ठीक है, अंगा लगा है। तो हम इस प्रकार से जो हमारे ये 5 पंचाक्षर हैं इनको ध्वनि के अनुसार हम बिंदु की जगह लगा सकते हैं। जैसे अभी हमारी बुक की एक्सरसाइज है ओलंपिक, तो हम यहाँ माँ की जगह बिंदी लगा देंगे। अपंग, अपंग में हम अंगा लगाएंगे। संभव, लंबी, तुरंत, किंतु, रंग, आरंभ। तो बच्चों, आपने देखा कि जो हमारे पंचाक्षर हैं उनका प्रयोग करके हम बिंदी भी लगा सकते हैं और बिंदी को यदि हम हटाते हैं तो उन पंचाक्षरों का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जब हम थोड़ा सा वाक्य में रुकते हैं, यदि आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा, यदि आपको विराम चिन्ह सीखने हैं तो आप जब पाठ पढ़ते हो उस पाठ में जो विराम चिन्ह लगाए गए हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। जब थोड़ा सा रुकना होता है तो हमें कोमा लगाते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, अर्ध विराम, बिंदी और कोमा, योजक चिन्ह, अवतरण, रेखांकन, लाघवन चिन्ह, यानी जब उसको छोटा रूप में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, आदेश चिन्ह, 2 लगा करके उसमें योजक चिन्ह लगता है, विषम बोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह और कोष्टक। कोष्टक ये 3 तरह के होते हैं। इस प्रकार से हमें वाक्य को देखना है और उसमें देखना है कि कहाँ पे हमारा थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पे हम पूरा रुक रहे हैं, कहाँ पे हम योजक चिन्हों का कर रहे हैं, कहाँ पे हम उसे छोटे रूप में कर रहे हैं, कहाँ पे हम उसको रेखांकन कर रहे हैं और कहाँ पे हम उसमें प्रश्न सूचक शब्द लगा रहे हैं, कोष्टक के चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये सारे हमारे नियम, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। पूर्ण विराम, फुल विराम, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें ध्यान, जैसे आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम लगाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ये? प्रश्न सूचक। तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रश्न सूचक। उसके बाद फिर क्या लगेगा इसमें? देखो ध्यान, अरे, विस्मयबोधक, यहाँ मत बैठो, पूर्ण विराम, सेंटेंस पूरा हो रहा है। मुझे आइसक्रीम, कॉमा, चॉकलेट, चिप्स कतई पसंद नहीं है, फिर पूर्ण विराम। वाणी बोली, कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। राम दिन रात मेहनत करता है, दिन और रात के बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह, हाइफन। और क्या लगेगा? पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से हम
वाक्य को देखकर उन विराम चिन्हों को सही जगह पर लगा सकती है। तो आपने देखा ये तीनों सेंटेंस, पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर, यानी उसने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और उसने, दूसरा सेंटेंस क्या बोलेगा, उसने बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा, उसके दोनों पैर झुलस गए, कर की जगह कई आ जाएंगे, और सूखी लकड़ी की तरह हो गए, उसके पैर सूखी लकड़ी की तरह हो गए, उसने धावक के रूप में रजत पदक जीता, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो हमारे ये एक्सरसाइज हो, अभी हम लास्ट वाली एक्सरसाइज को करेंगे, अभ्यास को करेंगे मुहावरे। जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, जैसे जल भूल जाना, ईर्ष्या के कारण चिढ़ना, रवि की सुंदर गाड़ी देखकर उसका दोस्त जल भूल गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दौड़ धूप करना, भरपूर कोशिश करना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ सुनाई न देना, रंग लाना, प्रभाव दिखलाना, आंखें फटी रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, जी जान से जुटना, भरपूर कोशिश करना। हम पाठ में दी हुई जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करेंगे। सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरा करें। इंजीनियरिंग में दाखिला पाने के लिए वह पढ़ाई में, यहाँ पे क्या है, जी जान से जुटना, लेकिन हमें क्या है, जी जान से जुट गया। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से सेंटेंस के अनुसार बदल दिया। उसकी मेहनत डैश और उसे दाखिला मिल गया। उसकी मेहनत रंग लाना लिखा है, क्या लिखेंगे, रंग लाई। मन चाहे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए उसे बड़ी दौड़ धूप करना है, यहाँ पे दौड़ धूप करनी पड़ी। उसके कारनामे देखकर लोगों की डैश गई, आंखें फटी रह गई। बेटे का एक्सीडेंट हो जाने पर समाचार सुनकर माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो हमने ये मुहावरे पढ़े, देखो, जी जान से जुटना की जगह क्या लिखा, जुट, रंग लाना की जगह क्या लिखा, लाई, धूप, दौड़ धूप करना, करना की जगह सेंटेंस के अनुसार क्या लिखा हमने, वाक्य के अनुसार करनी, आंखें फटी रह जाना है, तो हमने यहाँ पे क्या, गई लगा हुआ है तो रह गई लिखेंगे। आंखों के आगे अंधेरा छा न लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम वाक्य के अनुसार छा गई लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पाठ में आए हुए भाषा से यानी व्याकरण वाले प्रत्यय, मुहावरे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और पंचाक्षर। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आए होंगे। यदि आपको ये पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।